हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोनिका, आपकी यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे यूपी की एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इन्होंने अपने पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तो इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या चीज़ें जारी की गई हैं, ओवरऑल आपकी फ़ीस कितनी है, एडमिशन कैसे लेना है, क्या उसके लिए कंडीशंस हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, हर एक चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं नोटिस दिखा देती हूँ, जो यूजीसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अपलोड की गई थी। और उसके पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि बाकी के जो भी सेशंस हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप तक टाइमली पहुँचते रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे थे यूजीसी की ऑफ़िशियल नोटिस के बारे में। तो दोस्तों, 10 अक्टूबर को ये नोटिस यूजीसी के आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पे डाली जाती है, जहाँ पे ये आपको ये मेंशन किया गया कि वो लोग जो रेगुलर बेसिस पे या पार्ट टाइम बेसिस पे पीएचडी करना चाहते हैं, अब वो उनके लिए फॉर्म अवेलेबल है, बट साथ ही साथ उन्होंने इसकी लास्ट डेट भी मेंशन कर दी। तो इसका मतलब ये है कि 5 नवंबर 2024 तक आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? वेबसाइट है यहाँ पे इनकी दी हुई है। अब अगर हम दोस्तों बैक टू बैक हर एक चीज़ों के बारे में बात करें, तो जब आप इनकी वेबसाइट ओपन करोगे www.lkouniv.ac.in पे, तो सबसे पहले जो इनका मेन होम पेज खुल के आएगा, वहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको LURN पे रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके नीचे फिर फॉर्म के लिए आपको विंडोज़ दी हुई होंगी। ठीक है? तो लिंक्स तो दिए हुए हैं। अब सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए भी एक फॉर्म दिया गया है, ठीक है? उस फॉर्म को ओपन करना है, कुछ बेसिक से डिटेल है, आपका नाम, एड्रेस और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वो जब आप फिल करोगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको 100 रुपी का पेमेंट भी देना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही आप फॉर्म फिल करके सबमिट करोगे, वैसे ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगी। और ओटीपी एंटर करने के साथ-साथ क्या करना पड़ेगा? आपको 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। पेमेंट करते ही आपको एक आपके मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है रिसीव हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपको यही रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होता है। ठीक है? तो आपने ये जनरेट कर लिया, उसके बाद ही फिर आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी, आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपकी स्कैन्ड फ़ोटो जिसका जो जेपीईजी फॉर्मेट में हो, मैक्सिमम साइज़ 50 केबी हो, और ऐसे स्कैन्ड सिग्नेचर भी होगा सेम फॉर्मेट में, और मैक्सिमम साइज़ इसकी भी 50 केबी होगी। ठीक है? तो दोस्तों, ये साइज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है फॉर्म भरते समय आपके फ़ोटोज़ या सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो रीज़न होता है आपके फ़ोटो या सिग्नेचर की साइज़ेज़। ठीक है? फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस अभी जारी हुआ है, उसमें सीधे-सीधे लिखा गया है दोस्तों, कि इन्होंने अपने ऑर्डिनेंस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की है, आपको सेशन के लिए अप्लाई करने से पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ही अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि जब आप सबमिट कर देते हो, तो सबमिशन के समय यूनिवर्सिटी जो है, वो कोई भी वेरिफ़िकेशन नहीं करती है आपके एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो ऐसे केसेज़ में अगर आपने लापरवाही कर दी, तो लास्ट मोमेंट पे जब आपकी काउंसलिंग या एडमिशन हो रहा होता है, उस समय वेरिफ़िकेशन होगा और उस समय आपके कैंडिडेचर को कैंसल किया जा सकता है। तो ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उसको रीड कर रहे हो, तभी आपको ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन करना है, उसके बाद फॉर्म्स दिया होगा, फॉर्म फिल करना है।
और फिर इसके लिए कई सारे आपको सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे अगर आप EWS कैटेगरी में आ रहे हो उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये सब स्पेशल आपके कंडीशन के लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो इंश्योर करना कि फॉर्म भरने से पहले ये सारे ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास हों। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो दोस्तों जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ये जो आपका फीस है ये 2000 है। SC/ST कैटेगरी के लिए जो फीस है 1000 रुपये है, और PWD कैटेगरी के लिए जो फीस है ये 1000 रुपये है। तो नो डाउट दोस्तों एक बड़ा अमाउंट है, बट यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एप्लीकेशन फीस लेती हैं, क्योंकि PhD के लिए आपको हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना ही पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम टोटल सीट के बारे में बात करें कि ये जो 24-25 वाली इनकी साइकिल है, इसमें PhD के लिए कितने सीट वैकेंट हैं, तो दोस्तों केवल इनकी संख्या है 35। तो अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में टोटल 5 सीट्स अवेलेबल हैं, अरब कल्चर में 1 सीट है, अरेबिक में 1 सीट है, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में 1 सीट है, बॉटनी में 4 सीट है, केमिस्ट्री में 6 सीटें हैं, इंग्लिश में 1 सीट है और जियोलॉजी में 2 सीट है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीटें अवेलेबल हैं, फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे 2 सीट हैं, आपके फिजिक्स में 6 सीटें हैं, सोशियोलॉज और आपके जो सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क, इसमें आपके 2 सीट हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपके 2 सीट हैं, तो टोटल मिला करके केवल और केवल 35 सीट ही अवेलेबल है। अब कम सीट अवेलेबल है इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी एडमिशन को एक्सेप्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है। आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सबको इंटरव्यू के लिए कॉल आए। अब यहाँ पे जो LU ने, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ऑर्डिनेंस पास किया है, वो UGC के कई सारे पैरामीटर को या गाइडलाइन को कंट्राडिक्ट करता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं दोस्तों। जो रिसेंट ऑर्डिनेंस पास हुआ इसके अकॉर्डिंग अगर आप 4 ईयर का बैचलर डिग्री कर रहे हो या 2 साल की आपकी मास्टर्स डिग्री है, तो वो डिग्री आपकी जो है आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। ये इनका क्राइटेरिया है। बट अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ऐसे केसेस में 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यानी आपके लिए जो क्राइटेरिया है वो 50% का है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो ड्यूरेशन होगा PhD प्रोग्राम का, इसमें 3 साल का ये होगा, और यहाँ पे 3 साल में आपका कोर्स वर्क भी इंक्लूड रहेगा। तो जब आप PhD के लिए एडमिशन लेते हो तो पहले कुछ साल आपका कोर्स वर्क होता है, उसके बाद फिर आप अपनी थीसिस तैयार करते हो। तो टोटल यहाँ पे 6 साल का टाइम आपको दिया जाएगा अपना पूरा थीसिस कंप्लीट करने के लिए। हाँ, अगर आपके कुछ इश्यूज हो गए, कुछ जेन्युइन इशू हो गए, तो उस केस में जो वहाँ के वाइस चांसलर होंगे उनके परमिशन से ही आपको और टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 साल इनके परमिशन से आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, बट वही है कि जेन्युइन रीजन होना चाहिए, जो कि आपको उसके लिए भी यहाँ पे आपको उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई फीमेल PhD स्कॉलर है या कोई PWD कैटेगरी का पर्सन है जिसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसे भी 2 साल का यहाँ पे एडिशनल रिलैक्सेशन मिलेगा 6 साल के अलावा। तो जनरली 3 साल का टाइम है, लेकिन ओवरऑल थीसिस कंप्लीट करने के लिए 6 साल का टाइम दे दिया गया। और उसके बाद भी कोई जेन्युइन रीजन है या फिर आप स्पेसिफिक फीमेल कैटेगरी या PWD कैटेगरी में है, तो 2 साल का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। PWD का PhD का जो प्रोग्राम होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा, यहाँ पे मेरिट बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। और यही नहीं दोस्तों, हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी अपनी फाइनल मेरिट तैयार करती है और उसी बेसिस पे वो आपको क्या करती है, हायर करती है या एडमिशन आपका लेती है। तो टोटल यहाँ पे जो आपका मार्क्स होगा वो किन बेसिस पे बनेगा, आपने कितना मार्क स्कोर किया रेट एग्जाम में। दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है ये अपना रेट एग्जाम कराती है, दैट इज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इनके रेट एग्जाम होंगे,
उसमें आपने जो मार्क स्कोर किया वो, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसका जो मार्क्स किया, तो दोनों के मार्क्स को कंबाइन करके आपका टोटल मार्क्स बनेगा, उसकी फाइनल मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगा, उसमें जो टॉप लोग होंगे उन्हीं को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अब देखो कंट्राडिक्शन क्या है दोस्तों, यूजीसी ने अभी हाल में ही जब जून साइकिल का एग्जाम लिया तो इन्होंने एक नया रूल बनाया कि यूजीसी की अब 3 कैटेगरी होंगी। पहली कैटेगरी होगी जेआरएफ के लिए, दूसरी कैटेगरी बनेगी लेक्चररशिप के लिए और तीसरी कैटेगरी बनेगी पीएचडी एडमिशन के लिए। और तीसरी कैटेगरी जो बनाई गई थी उसका मोटिव ही यही था कि अब यहाँ पे अगर इस कैटेगरी को आपने क्रैक कर लिया तो यूनिवर्सिटी में इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी बेसिस आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। बट अब यूजीसी ने तो ये बोल दिया, बट दोस्तों अभी भी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, अभी तक इन्होंने यूजीसी के इन ऑर्डिनेंस को फॉलो नहीं किया है और अभी भी इनका जो लेटेस्ट ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये अपना एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। तो एंट्रेंस टेस्ट का 70% वेटेज मिलेगा, एंट्रेंस टेस्ट में जो लोग पास हो जाएंगे फिर उनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद ही कहीं जा करके आपको एडमिशन मिलेगा। अब ये जो रेट एग्जाम है, एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें 50% जो चीज़ें होंगी वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बेस्ड होंगी और 50% चीज़ें आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगी। तो इस तरीके से पूरा इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया। अब बात यही है दोस्तों, प्रॉब्लम आपको अब यहीं पे होती है कि यूजीसी ने तो अपने लिए अपना एक अलग से नोटिस जारी कर दिया। इस चीज़ को देख करके बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया और कई लाख बच्चे जो हैं उन्होंने 3rd कैटेगरी को क्रैक किया है अच्छे नंबरों से। अब इसके बाद क्वेश्चन ये है कि जब वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे अप्लाई करने के लिए तो क्या यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का जो ऑर्डिनेंस जारी किए हैं वो फॉलो करेंगी? सही मामले में अगर यूजीसी ने ये चीज़ जारी कर दिया तो हर एक यूनिवर्सिटी को उस ऑर्डिनेंस को अलाइन करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना नया ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए। बस अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो एक और कंट्राडिक्शन वाली चीज़ ये है कि यूजीसी ने अभी हाल में एक नोटिस जारी किया कि जब आप पीएचडी करने जाओगे तो ध्यान दो कि आपका जो भी सुपरवाइजर है उसके पास अभी जॉब का कितना टाइम बचा हुआ है। क्योंकि मान लो आपने पीएचडी के लिए किसी एक सुपरवाइजर को के अंडर में आपने काम किया, अब उसको बस 1 साल का जॉब और करना है, ठीक है, उसके बाद वो तो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या? यूजीसी कहता है इसके बाद फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। जबकि एलयू के ऑर्डिनेंस में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि यहाँ पे वो फैकल्टी मेंबर जो आपका सुपरवाइजर बनेगा, अब अगर उसका 3 साल का एकेडमिक ईयर बचा हुआ है तो उसके अंडर में आप अपना थीसिस कर सकते हो और अगर वो रिटायर हो भी जाता है तो रिटायरमेंट के बाद भी वो आपको असिस्ट करेगा। यानी इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपके कैंडिडेचर के कैंसिल होने के चांसेस नहीं है। यूनिवर्सिटी इस बात को एडमिट करेगा कि अगर कोई सुपरवाइजर ऐसा है जिसके अंडर में आप अपनी थीसिस कर रहे हो, ठीक है, और अगर वो रिटायर हो जाता है उसके बाद भी वो रिटायरमेंट के बाद भी आपको वो असिस्ट करेगा, उसके बाद भी वो आपका कोच रहेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे अब एलयू में ही एक जगह ये लिखा हुआ है कि अगर आपका जो सुपरवाइजर है इन केस लॉन्ग टर्म के लिए वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो छुट्टी पे है जैसे 1 साल से अधिक, तो उस केस में आप कोई एक को सुपरवाइजर के अंडर में भी काम कर सकते हो और आपके लिए को सुपरवाइजर जो है वो असाइन कर दिया जाएगा। बट अगर वो रिटायर होता है तो उसके लिए कह दिया गया कि भाई रिटायरमेंट के बाद भी वो आपको गाइडेंस दे देता है और यूजीसी का कथन यहाँ पे अलग ही है। तो ओवरऑल यहाँ यूनिवर्सिटीज क्या करने वाली हैं, क्या वो यूजीसी के नोटिस के साथ अलाइन करके फाइनली अपना ये नया ऑर्डिनेंस जारी करेंगी? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
अब देखो पीएचडी एडमिशन के लिए लास्ट डेट भी रिलीज कर दी गई है, ये 5 नवंबर है। अब आज से देखा जाए तो आपके पास 15 दिन का टाइम है। फिलहाल आप लोग जिन्हें भी पीएचडी करना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी नो डाउट एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है और काफ़ी एक्सपीरियंस वहाँ के जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो हैं, तो उनके गाइडेंस में नो डाउट आपका रिसर्च काफ़ी अच्छा कंप्लीट होने वाला है। बट कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आप अपने एंड से ध्यान देना कि बाद में कोई प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि पहले से ही आप एक ऐसे सुपरवाइज़र को के अंडर में काम करना जिनका कम से कम अभी 6-7 साल, 8 साल, 10 साल का उनका ड्यूरेशन हो। ठीक है? अब जिनको अभी भी कंटिन्यू करना हो अपना जॉब। ठीक है? आई होप कि आपके जो भी बेसिक डिटेल्स थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है हम ग्रुप के थ्रू 24/7 आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है? और ओवरऑल आप सभी बच्चे जो नेट क्रैक करते हो, जेआरएफ क्रैक करते हो, पीएचडी करते हो, इसके बाद भी हम आपको गाइडेंस देते रहते हैं और पीएचडी के लिए भी क्या-क्या गाइडेंस हम जो दिया जा सकता है, बहुत सारी इसके लिए हम सेशंस भी आपके लिए लेके आते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बाकी जैसा कि मैंने बोला कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन एंड करूँगी। थैंक यू सो